हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो आपकी एजुकेशन की बुक है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव सेमेस्टर 5th के बच्चों की, उसका एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्वेश्चन आंसर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम पूरी होल बुक को कवर करने वाले हैं, यानी हम पूरी बुक की एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से हो पाएगी और जितने भी क्वेश्चन आपकी पूरी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। और आपने अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो ये सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ और उसे एक्सप्लेन कर पाएँ कि हाँ, किस चैप्टर में आपसे क्या पूछा गया है, ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए। और आपकी जो बुक है इसका नाम दे रखा है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, और हिंदी में आपकी बुक का नाम दे रखा है कार्यस्थल को समावेशी बनाना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक से। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम भी है विविधता और अक्षमता, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से एक है विकलांगता के विभिन्न मॉडलों का वर्णन करें। यानी विकलांगता के जितने मॉडल हैं उनका वर्णन करना है। जैसे कि पहला आप लिख सकते हैं मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल के अंतर्गत वह सारी चीज़ें आती हैं जिसे हम चिकित्सा के रूप में देख सकते हैं, यानी हम उन्हें दवाइयाँ द्वारा और चिकित्सा सुविधा द्वारा ठीक किया जा सकता है, वह मॉडल मेडिकल मॉडल कहलाता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा चैरिटी आधारित मॉडल। चैरिटी आधारित मॉडल के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ था और इन मिशनरियों ने चैरिटी पर आधारित एक मॉडल बनाया था, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को आगे बढ़ने, प्रोत्साहन करने और उनके लिए एक दया भाव रखने की प्रवृत्ति चलाई थी कि हाँ, विकलांग व्यक्तियों के प्रति हमें दया भाव रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें चैरिटी आधारित मॉडल में आती हैं। फिर नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं पारंपरिक या धार्मिक मॉडल। पारंपरिक या धार्मिक मॉडल के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को, ऐसी जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था कि जो तुम विकलांग हो ये तुम्हारी गलती है, यानी तुमने पिछले जन्म में कोई बुरे व्यवहार, यानी तुमने पिछले जन्म में कोई गलत कार्य किए होंगे, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें भगवान ने या ईश्वर ने ऐसा वरदान दिया है कि तुम विकलांग हो। इस तरह से ताना देकर इन्हें बोला जाता था धार्मिक मॉडल में। और जो धार्मिक मॉडल है इसके बारे में हम प्राचीन काल से देख सकते हैं, यानी हमारे वैदिक सभ्यता से भी हमें पता चलता है। वैदिक सभ्यता में भी ये जो विकलांग लोग थे उनके बारे में हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें हम धार्मिक मॉडल में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो आपकी इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है विकलांगता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। यानी विकलांगता के लिए जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं कि हाँ, विकलांग लोगों के लिए कुछ कदम सरकार द्वारा उठाए गए ताकि उनकी जो ज़िंदगी है या उनका जो जीवन है उसको आसान बनाया जा सके, सुलभ बनाया जा सके। तो वो कौन कौन से कदम हैं? आप पहला लिख सकते हैं देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थाओं की स्थापना। यानी देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था की स्थापना की गई ताकि जो विकलांग लोग हैं उनकी दृष्टि से आधारित जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व किया जा सके, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके और उनकी जो विकलांगता है उसको थोड़ा कम किया जा सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं 1970 में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की शुरुआत। यानी 1970 से पहले विकलांग बच्चों के लिए कोई भी शिक्षा या एकीकृत शिक्षा का अभाव था, नहीं थी। लेकिन 1970 के बाद विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की ये शुरुआत की गई। एकीकृत शिक्षा का अर्थ है यहाँ सभी बच्चों को एक समान रखकर एक साथ शिक्षा देना ही एकीकृत शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं शिक्षा आयोग द्वारा भारत में पहली बार सामान्य स्कूल प्रणाली में विकलांग बच्चों को भी शामिल किया गया। यानी जो हमारी शिक्षा आयोग था उसमें पहली बार ऐसा हुआ, जो विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें, बेसिकली विकलांग बच्चों को तो पढ़ाया जाता नहीं था, पर जो कुछ पढ़ते थे उन्हें अलग पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर बाद में भारतीय शिक्षा आयोग ने जो विकलांग बच्चे हैं और जो नॉर्मल हैं उन्हें भी सबको साथ में लेकर आए, ताकि ये जो एक समावेशन है उसकी स्थापना हो सके और सभी को समान रखा जा सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है विकलांग व्यक्तियों के जीवन में।
में, उनके जीवन को सुलभ बनाने में, क्योंकि इसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की बात की गई थी। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सर्व शिक्षा अधिनियम 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यानी देखिए सर्व शिक्षा अभ्यास जो था वो 2001 में चलाया गया ताकि जो विकलांग लोग हैं और जो शिक्षा के मुद्दे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा सके और विकलांग लोगों के लिए ये कुछ लहरें या कुछ अभ्यास चलाए गए थे या सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे, जिसमें से ये भी एक है जो विकलांग व्यक्तियों के जीवन को सुलभ बनाने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति चलाई गई थी जो कि 2020 में भी चलाई गई है, 2020 में भी चलाई गई है। इसलिए ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रिसेंटली का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है या ज़्यादा पुरानी ये नीति नहीं है, अभी भी ये नीति चलाई गई थी, ठीक है, ताकि विकलांग व्यक्तियों को आगे बढ़ाया जा सके। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा विकलांगता के कारण व्यक्ति के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें, उन्हें दो विकलांगताओं को उदाहरण प्रस्तुत करें। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, आपको इस बारे में वर्णन करना है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो वो किसी कार्य को करने में अक्षम हो सकता है, वो किसी कार्य को नहीं कर सकता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, उसके लिए ये भी तो चुनौती होती है। क्योंकि हम लोग तो इजीली बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, कहीं में भी चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों टांगे हैं, हम चल सकते हैं। बट जो विकलांग व्यक्ति होते हैं जिनके पास चलने की सुविधा नहीं होती, क्या वो बसों में ट्रैवल करते हैं? नहीं कर पाते। तो उन्हें एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जिसमें से आपको कुछ चुनौतियों का वर्णन करना है। और कुछ जो विकलांगता है जैसे कि अंधापन हो गया, ये भी एक विकलांगता है। लो विजन हो गया, अंधेपन में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, वही अंधापन कहलाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति देख ना पाए। लो विजन हो गया, लो विजन के अंतर्गत क्या आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसे देखने की समस्या हो, यानी वो कम देख पाता हो, उसके विजन में ये या फिर आंखों में कुछ परेशानी हो, तो वो लो विजन के तहत आता है। फिर आपका नेक्स्ट लिख सकते हैं बहरापन। बहरापन के अंतर्गत ऐसी समस्या आती है जिसमें व्यक्ति सुन नहीं पाता, वो अपने जो सुनने की क्षमता होती है वो उसकी कम होती है, तो वो बहरेपन के अंतर्गत आ जाती है। फिर नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारियां जिसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता, वो अपनी मानसिक स्थिति से स्वस्थ नहीं होता, जिसकी वजह से वो कुछ भी कार्य अपनी क्षमता के अनुसार नहीं कर सकता या फिर कुछ सोच नहीं सकता। वो सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, मानसिक बीमारी में आ जाती हैं। आप एक और लिख सकते हैं लोकोमोटा, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो चल नहीं सकता, उसमें जो व्हील चेयर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो भी एक उदाहरण हो सकता है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। हमारा चैप्टर नंबर 2 का नाम है एक सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हैं समावेशन क्या है, इसके लाभ और समावेशन को बढ़ाने में आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी पहले आपको बताना है कि समावेशन होता क्या है। देखिए समावेशन का सिंपली अर्थ आपको इस शब्द से ही पता चल जाएगा। समावेशन, समावेशन यानी सभी को समान बनाना है, एक ऐसे वेशन का स्थापना करना है, यानी एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें सभी व्यक्तियों को समान रखा जाए, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाए और सभी को समान पटल पर लाया जाए, वही समावेशन है। जिसमें सभी को एक समान रखा जाए हर क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर क्षेत्र में सभी को समान रखा जाए, वही समावेशन कहलाता है। अब देखिए समावेशन के क्या क्या लाभ हैं, अभी इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। पहला, शिक्षा का अधिकार। समावेशन में सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार होता है। बेहतर जीवन की गुणवत्ता। अब देखिए समावेशन होगा तो सभी के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन होगा, चाहे वो विकलांग हो या गैर विकलांग हो, उसमें सभी के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रोवाइड करवाया जाता है। विभिन्नता का समर्थन, यानी इसमें हम विभिन्नताएं देख सकते हैं, नई नई लोगों की सोच देख सकते हैं, नए नए प्रकार के लोग देख सकते हैं कि हाँ उनकी सोचें अलग अलग हो सकती हैं, यहाँ हम विभिन्नताएं देख सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सहभागी, यानी अब इस जगह पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी सहभागिता देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर
विकास की योजनाएं बनाते हैं। एंड नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं सामाजिक सशक्तिकरण, यानी समाज का एक शक्ति में परिवर्तन हो जाना। अब देखिए कोई भी समाज है जिसमें से कुछ लोग हैं विकलांग और कुछ लोग हैं नॉर्मल, दोनों को अलग अलग रखा जाएगा तो ये अपनी सोचेंगे, ये अपनी सोचेंगे, ये अपने कार्य को करेंगे, ये अपने कार्य को करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों को ही ये कहा जाए कि तुम दोनों अलग नहीं हो, एक ही हो, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे की अलग अलग ना सोचकर या एक दूसरे के अलग अलग विकास के बारे में ना सोचकर एक साथ विकास की करेंगे कि हाँ हमें एक साथ एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे का विकास करना है। तो ये सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाएगा, समाज में विकास को बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। आगे हमारा दे रखा है समावेशन को बढ़ाने के लिए आने वाली समस्याएं, यानी अब समावेशन के सामने क्या क्या समस्याएं होती हैं उनको देख लेते हैं। पहला है पूर्वग्रह और भेदभाव, यानी हम पूर्वग्रह और भेदभाव को लिख सकते हैं कि किस तरह से हमारे समाज में भेदभाव किया जाता है विकलांग लोगों के साथ। ये चीज़ आप अगर आपके आसपास में या आपकी फैमिली मेम्बर में कोई अगर विकलांग है तो आप उनके साथ देख सकते हैं कि अगर आसपास में भी कोई है तो उसके साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है। तो भेदभाव को हम देख सकते हैं, सामाजिक बाधाओं को देख सकते हैं, जैसे कि यातायात की साधनों में बाधा या कहीं जाना है या कोई भी हमारे कार्य हो जो विकलांग व्यक्ति उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बाधा युक्त होता है। हम तो उन्हें इजीली कर लेते हैं पर वो लोग नहीं कर पाते, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बाधा का कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। आप भी ये चीज़ देख सकते हैं, अगर कोई हमारा राजनेता है क्या वो विकलांग होता है? नहीं, क्योंकि इन लोगों में विकलांग लोगों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी होती है, ये लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, या फिर ये कहें कि हम लोग इन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम लोग शुरू से ही इन्हें दबा कर चलते हैं या फिर इन्हें नीचा दिखाते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो कि गलत बात है। संसाधन की कमी, इनके लिए संसाधन की कमी होती है क्योंकि ये अगर इन्हें कहीं जाना है या कुछ भी चीज़ हो, इनके लिए हमेशा ही संसाधनों की कमी हम देख सकते हैं। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है जो दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहा है, या फिर यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं मुंबई तो बहुत दूर है, दिल्ली से वो कुछ दूर ही जाना चाह रहा है, तो उसे ट्रैवल करने के लिए जो समस्याएं देखनी पड़ेंगी वो बहुत बड़ी होंगी। उसके लिए ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो हमारी तरह नॉर्मली बसों में नहीं चढ़ सकते क्योंकि वो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। अब उन्हें वो कैसे चढ़ें कैसे उतरें, ये बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से साधनों की कमी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं अज्ञान, यानी ज्ञान जो है वो कम होना लोगों के प्रति, या लोगों में भी ज्ञान की कमी है जिसकी वजह से हम उन्हें पीछे धकेलते हैं, उन्हें अपने आप से कम समझते हैं और उन तक ज्ञान नहीं पहुंचने देते। एंड नेक्स्ट आपके चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो है समावेश को बढ़ाने में शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी जो समावेश है उसको बढ़ाने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर क्लासरूम में समावेशन को बढ़ाना है तो शिक्षक की जो भूमिका है वही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ही देखिए, आपकी ये एक क्लास है जिसमें नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों ही बच्चे हैं, एक टीचर है जो इन्हें पढ़ा रहा है। अब वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उन पर तो बहुत ध्यान देता है, पर जो अबनॉर्मल बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं देता और इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे तो टीचर बोलता है तुम क्या करोगे, बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये पूछे हाँ बेटा बोलो, ऐसे क्वेश्चन बताता है, तो ये क्या है, ये असमान भूमिका है। और अगर ऐसा ये टीचर करेगा तो बच्चे भी यही व्यवहार करेंगे। इसीलिए अगर और टीचर ऐसा व्यवहार ना करके दोनों ही तरफ, यानी जो नॉर्मल है उनके भी साथ और जो अबनॉर्मल है उनके भी साथ समान व्यवहार करे, जो बच्चे नॉर्मल हैं उनको भी ये चीज़ सिखाए कि समान व्यवहार करना, बच्चों के साथ आदर के साथ रहना और उनकी जो समस्या हैं उनको समझना और उन्हें उनसे निकालने का प्रयास करना, उन्हें उनकी समस्याओं से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। इन सभी को जब टीचर करेगा तभी तो स्टूडेंट करेंगे। इसीलिए समावेशन को बढ़ाने के लिए टीचर की जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अंतर्गत आप कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, अगर टीचर समझदार और सहायक होगा तो जो समावेशन है उसको बढ़ोतरी मिलेगी, वो बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं सकारात्मक सोच, अगर टीचर की सकारात्मक सोच है, अच्छी सोच है, तो वो समावेशन को बढ़ाने का प्रयास करेगा।
थर्ड आप लिख सकते हैं माता पिता के साथ सहयोग। अगर टीचर माता पिता के साथ सहयोग करता है तो वो जो स्टूडेंट के माता पिता होते हैं वो भी उन पर भरोसा करते हैं और टीचर के पास बच्चों को छोड़ देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं शिक्षा में सुधार, यानी अगर समावेशन को अपनाया जाएगा टीचरों द्वारा तो शिक्षा में भी सुधार होगा, नई नई रणनीतियाँ लाई जाएंगी। एंड फिफ्थ आप लोग लिख सकते हैं जागरूकता को बढ़ावा, यानी अगर टीचर चाहे तो समावेशन की स्थापना करके जागरूकता को बढ़ा सकता है कि हाँ हमें इनका साथ देना है, ना कि इनके विरुद्ध जाना है। एंड नेक्स्ट आपके चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है सामाजिक बहिष्कार का वर्णन करें, यानी सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। जब समाज द्वारा किसी व्यक्ति या किसी समूह का बहिष्कार या उसे निकाला जाता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र से तो वो सामाजिक बहिष्कार कहलाता है, जिसके अंतर्गत समाज किसी भी जाति, लिंग या फिर किसी भी व्यक्ति को बहिष्कृत कर देता है पूरे समाज से, तो वही सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है विकलांगता और क्षति के बीच अंतर, यानी आपका जो चैप्टर नंबर 3 है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब हम उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विकलांगता और क्षति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी विकलांगता और क्षति क्या होता है आपको ये बताना है कि विकलांगता और क्षति के बीच में क्या अंतर होता है। इसकी कुछ परिभाषा के आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे कि विकलांगता यह एक व्यक्ति की किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या इंटेलेक्चुअल कमी को सूचित करता है, यानी जो विकलांगता है वो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक या फिर इंटेलेक्चुअल कमी को सूचित करता है, यानी उस कमी के बारे में हमें बताता है। यानी किसी भी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक कोई भी ऐसी स्थिति हो जिससे वो उस कार्य को करने में अक्षम हो, वही विकलांगता कहलाती है। अब क्षति क्या है, यह किसी भी व्यक्ति को चोट, नुकसान या हानि पहुंचाने वाली अवस्था को दर्शाता है, यानी जो क्षति है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के चोट लगना, नुकसान हो जाना या कोई हानि होना जो समय के साथ ठीक हो सकती है, वही जो है वो क्षति कहलाती है। अब दोनों के बीच में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। अब दोनों के कारणों को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला विकलांगता के, यह जन्म से हो सकती है या किसी अन्य कारणों से विकसित हो सकती है, यानी जो विकलांगता होती है वो एक तो जन्म के आधार पर होती है, दूसरी उसके कुछ कारण भी होते हैं, जैसे कि बचपन में कोई हादसा हो जाना या फिर एक बड़ा हादसा हो जाना जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की टांगें ना हो, टांगों में कुछ समस्या उत्पन्न हो जाना या फिर कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी हो जाना जिसकी वजह से ये जो विकलांगता है वो उत्पन्न हो जाए। एंड क्षति, अब हम क्षति को देख, यह एक घातक घटना, दुर्घटना या अन्य परिस्थितियों के कारण हो सकती है, यानी क्षति जो होती है वो किसी घातक घटना या दुर्घटना या अन्य परिस्थिति के कारण हो सकती है, जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए लेकिन वो समय के साथ ठीक हो जाए, वो क्या कहलाएगा, वो क्षति कहलाएगा। स्थिति की, यानी अब हम देखेंगे कि इनकी स्थिति कैसे होती है, जैसे कि अब हम स्टार्ट करेंगे विकलांगता। विकलांगता जो है ये स्थायी होती है और व्यक्ति इसे जीवन भर निरंतर प्रभावित रह सकता है, यानी जो विकलांगता होती है वो एक स्थिर होती है, ऐसा नहीं है वो आज है कल चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति टांगों से विकलांग है तो वो आज भी विकलांग है और कल भी विकलांग रहेगा, तो वो क्या है, वो एक स्थिर रहती है और जीवन भर उस व्यक्ति को उस चीज़ से पीड़ित रहना पड़ता है। लेकिन क्षति, इसमें चिकित्सा या चिकित्सात्मक उपचारों के बाद सुधार हो सकता है और यह समय के साथ ठीक हो सकती है, यानी जो हमारी क्षति होती है वो चिकित्सात्मक यानी डॉक्टर वगैरह या फिर दवाइयों वगैरह से ठीक हो सकती है और समय के साथ में ये ठीक हो जाती है। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं। विकलांगता यह व्यक्तियों की दैहिक, मानसिक या सामाजिक क्षमताओं पर असर डाल सकती है और उन्हें निष्क्रिय बना सकती है, यानी जो विकलांगता है वो व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं पर प्रभाव डालती है और उन्हें निष्क्रिय यानी बिना कार्य करने वाला बना सकती है, जिसकी वजह से वो समाज में जो होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते और समाज में एक प्रकार से उन्हें बोझ समझा जाने लगता है इन्हीं वजहों से। एंड नेक्स्ट आप क्षति देख सकते हैं। क्षति में क्या लिख सकते हैं, इससे व्यक्तियों को ठीक होने में समय लगता है और उनकी शारीरिक और मानसिक प्रभाव रह सकते हैं, यानी क्षति में व्यक्तियों को ठीक होने में समय तो लगता है पर वो ठीक हो जाते हैं, उनकी जो शारीरिक और मानसिक प्रभाव होते हैं वो फिर ठीक हो जाते हैं और उनके प्रभाव देखे भी जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सामाजिक स्थिति, यानी इनकी सामाजिक स्थिति कैसी होती है। विकलांगता की सामाजिक स्थिति, यह सामाजिक रूप से प्रतिभागिता में
रुकावट डाल सकते हैं और समाज में समावेशन की चुनौतियों का सामना करते हैं। यानी ये जो विकलांग लोग हैं, ये समाज में प्रतिभागिता में एक रुकावट डालते हैं, यानी उनकी जो वो भाग्यता होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये चुनौती का सामना भी बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्षति के बारे में। क्षति, इसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव समय के साथ साथ कम हो जाता है। यानी इससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति में प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन ये समय के साथ साथ भी कम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब दे रखा है इसके कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकलांगताओं पर वर्णन करें। यानी कुछ विकलांगताएं हैं जिन पर आपको वर्णन करने के लिए कहा जा सकता या फिर पूछा जा सकता है कि कुछ विकलांगताओं पर विचार करें या कुछ विकलांगताओं के बारे में बताएं कि किस प्रकार की क्या क्या विकलांगताएं होती हैं। जिसमें से आप पहले लिख सकते हैं रतौंधी। रतौंधी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कम रोशनी में ठीक से नहीं देख सकता। यह एक तरह की दृष्टि हानि है जो विटामिन ए की कमी, आनुवंशिक या अन्य कारकों के कारण हो सकती है। यानी रतौंधी जो होती है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें रतौंधी के जो व्यक्ति होते हैं, जो इससे पीड़ित व्यक्ति होते हैं, वो कम रोशनी में नहीं देख पाते हैं। और ये जो रतौंधी होती है ये एक विटामिन ए की कमी से होती है या फिर ये वंशानुगत भी हो सकती है, यानी माता पिताओं से भी आ सकती है। नेक्स्ट है आपका थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन की कमी के कारण बनता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है। थैलीसीमिया के कारण लाल रक्त कोशिकाएं जल्द से नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया होता है। यानी देखिए थैलीसीमिया जो होती है ये एक प्रकार की रक्त वाली बीमारी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन में कमी के कारण होती है। और ये जो हीमोग्लोबिन होती है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ये जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको एनीमिया जैसी भी समस्या देखी जा सकती थैलीसीमिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक अक्षमता। एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की बुद्धिमानता सामान्य से कम होती है। यह स्थिति जन्म से या जन्म के बाद किसी भी समय हो सकती है। बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को अक्सर सीखने, सोचने और समस्याओं को हल करने में कठिनाइयाँ होती हैं। यानी बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत वो व्यक्ति होते हैं दिमाग से रिलेटेड समस्या होती हैं या फिर वो जो व्यक्ति होता है उसे किसी भी चीज़ को सीखने में, समझने में ऐसी कठिनाई होती हैं। और ये जो समस्या है ये जन्म से भी हो सकती है और जन्म के बाद भी हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है पर्टिकुलर के जो व्यक्ति अभी जन्मा है सिर्फ उसे ही ये प्रॉब्लम होगी, ये बाद में भी हो जाती है। नेक्स्ट है स्वलीनता। स्वलीनता एक विकासात्मक विकार है जो संचार, सामाजिक संपर्क और व्यवहार में कठिनाइयों का कारण बनता है। यह एक संपेक्रिम विकार है। इसका अर्थ है कि इसके लक्षण प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ऑटिज्म के साथ बहुत काम या कोई कठिनाई नहीं कर सकते, जबकि अन्य को महत्वपूर्ण सहायता और सहायता की आवश्यकता होती है। यानी ये एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी विकलांगता है जो संपर्क में आने से फैलती है या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी चली जाती है, जिसमें किसी व्यक्तियों को तो कोई भी परेशानी नहीं होती ही या फिर उनको कम परेशानी होती है और किसी किसी को बहुत ज़्यादा भी परेशानी होती है। हर व्यक्ति में इसके जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर अगर एक व्यक्ति को दोनों को सेम प्रॉब्लम है तो सेम ही समस्याएं होंगी, नहीं, इनकी जो समस्याएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। और इसके अंतर्गत अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने या गणना करने की क्षमता को प्रभावित करती है। एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो आमतौर पर बचपन में शुरू होता है। अधिगम अक्षमता वाले लोगों को अक्सर मानसिक रूप से सामान्य माना जाता है, लेकिन वह सीखने की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। यानी अधिगम अक्षमताएं जो होती हैं उसके अंतर्गत ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें वो पढ़ने, लिखने, बोलने या फिर
कोई भी गणना करने या फिर किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कतें महसूस करते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि उस चीज़ को कैसे समझा जाए। और जो हमारी मैथमेटिकल्स होती हैं उनको भी वो नहीं समझ पाते और उन्हें लिखने और उन्हें कोई भी चीज़ सीखने में भी कठिनाई होती है। एंड यहाँ आपका चैप्टर नंबर जो 3 है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन। अब हम इस चैप्टर को देखेंगे, जितने भी इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जितने भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी पृथक्करण क्या होता है, एकीकरण क्या होता है और समावेशन क्या होता है, यही आपको बताना है। पृथक्करण यानी सभी को अलग अलग करना, एकीकरण सभी को समान लाना और समावेशन यानी ही समाज में एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर सभी को समान रखकर उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्हें शिक्षित करना समावेशन। यही पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन होता है। चलिए फिर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। पृथक्करण का क्या अर्थ होता है। पृथक्करण सामाजिक या सांस्कृतिक समृद्धि में भेदभाव बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी समूह को अन्य समूह से अलग किया जाता है। यानी पृथक्करण एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक समूह को दूसरे समूह से अलग किया जाता है, दोनों समूहों को अलग अलग रखा जाता है, वही पृथक्करण कहलाता है, दोनों को पृथक रखा जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, जातिवाद एक प्रमुख उदाहरण है जिसमें व्यक्तियों को उनकी जाति के आधार पर समृद्धि ही से बाहर किया जाता है। यानी जातिवाद जो है उसमें पृथक्करण को आप आसानी से देख सकते हैं, जहाँ पर हर एक जाति को अलग अलग रखा जाता है, पृथक रखा जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा एकीकरण। एकीकरण का अर्थ, एकीकरण एक सामाजिक या सांस्कृतिक समृद्धि में अद्वितीयता बढ़ाने की प्रक्रिया है, जिसमें समूह को एक साथ लाया जाता है ताकि विभिन्न समृद्धि और संस्कृति का अधिकार दिया जा सके। यानी एकीकरण में सभी समूहों को एक साथ लाया जाता है, समूहों को एक साथ रखा जाता है और उनकी जो समृद्धि है, जो उनकी संस्कृति है, उसको बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए सामाजिक एकीकरण के उदाहरण में विभिन्न जातियों और समूहों को समृद्धि के अधिकारों में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो विभिन्न जातीय और समूह होते हैं उनमें एक साथ रखा जाता है, ये सोचा जाता है कि हमारी जाति के समूह बढ़ जाएं। या फिर आप ऐसी जगह पर एकीकरण का एक और रूप देख सकते हैं जो कि स्पेशल स्कूल होते हैं, जो कि एकीकरण का एक और उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा समावेशन। समावेशन क्या होता है, इसका अर्थ देख लेते हैं। समावेशन वह प्रक्रिया है जिसमें समूहों को समृद्धि में समाहित करने का प्रयास होता है, विभिन्न अवसरों और समाधानों को साझा करने के माध्यम से। यानी समावेशन का अर्थ या समावेशन ये है कि विभिन्न समूहों को एक साथ रखना, चाहे वो विभिन्न अवसरों के मौका हो या फिर संसाधनों को साझा के रूप में हो, सभी को समान रखना ही समावेशन कहलाता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, एक समृद्ध समाज में विभिन्न वर्ग, जाति और समूह को समाहित करने का प्रयास समावेशन का उदाहरण है। यानी कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, उसमें सभी समूहों को समाहित करना और सभी को समान लाना और सभी के लिए एक समान स्थिति पैदा करना ही समावेशन कहलाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बन सकता है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यानी जो समावेशी शिक्षा है उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, समावेशन का अर्थ सभी को समान लेकर चलना है, तो इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं आपको यही स्पष्ट करना है इस क्वेश्चन में, जिसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण, मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। यानी समावेशन का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, वो तो यही है कि गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सभी लोगों को दी जा सके, चाहे वो विकलांग हो, गैर विकलांग हो, कोई भी हो, सभी को समान शिक्षा दी जा सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का अवसर। यानी जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो विकलांग हो, नॉर्मल हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी को उनकी व्यक्तिगत अवसरों दिए जाएं और उनकी जो वो सीखने की क्षमता है उसके आधार पर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को अपनी क्षमता तक पहुंचाने में मदद मिले। यानी ये सुनिश्चित करना कि जो सभी बच्चे हैं वो अपनी क्षमता तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। यानी अगर किसी बच्चे की क्षमता
बहुत अच्छी है सीखने की, तो वो अपनी क्षमता तक पहुँच पाए, वो आगे बढ़ पाए और अपना जो वो स्थिति है या फिर अपनी जो शिक्षा है उसको बढ़ा पाए, अपनी स्थिति को सुधार पाए। एंड नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं, सभी बच्चों को सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार प्रदान करना, यानी सभी बच्चों के पास ये अधिकार हो कि वो अपने सम्मान के साथ रहें, अपनी गरिमा के साथ रहें, और ये अधिकार प्रदान करना, विकलांग हो चाहे वो नॉर्मल हो, सभी बच्चों को एक समान अधिकार देना, एक समान रखना, यही सारे समावेशन के क्या हैं, उद्देश्य हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम है समावेशन का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। अब इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, सालामान का सम्मेलन 1994 में विकलांगता के क्षेत्र में उद्देश्य की स्पष्टि कीजिए। यानी जो सालामान का सम्मेलन आपका आया था 1994 में, उसकी जो विकलांगता के क्षेत्र थे उनके उद्देश्यों की स्पष्टि करना है कि ये क्यों आया था, क्या उद्देश्य थे सालामान का सम्मेलन के। मेनली जो सालामान का सम्मेलन था वो विकलांग लोगों के लिए आया था, उनकी जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए सालामान का सम्मेलन 1994 में आया था, ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके, उनका विकास हो सके। अब इसके कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। सालामान का सम्मेलन 1994 के विकलांगता के क्षेत्र में उद्देश्य, यानी इसके क्या क्या उद्देश्य थे, क्यों आया था। पहला आप इसमें लिख सकते हैं, विकलांगता के प्रति संपूर्ण, यानी विकलांगता के प्रति जो संपूर्ण होता है उसको बढ़ावा देना, उसके बारे में विचार करने के ऊपर ही उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचने के लिए आया था। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, समाज में समावेशन और समर्थन, यानी जो समाज है उसमें समावेशन को बढ़ावा देना और जो समर्थन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण, यानी जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो हमारा प्रशिक्षण होता है, जो हम विकलांग लोगों को ट्रेनिंग देते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए आया था। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते रोजगार और स्वरोजगार, यानी रोजगार को बढ़ाना और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए कि किस तरह से हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम स्वरोजगार को उत्पन्न कर सकते हैं, इस चीज़ पर भी ध्यान दिया गया। एंड 5 आप लिख सकते हैं, विकलांगता से जुड़े सुरक्षा और योजनाएं, यानी विकलांगता से जितनी भी जुड़ी हुई सुरक्षाएं होती हैं, जो योजनाएं थी उनको बढ़ावा देने के लिए, और विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ इन्होंने सुरक्षाएं भी बनाई थी कि अगर कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो कुछ दंड नीतियां भी अपनाई थी, ताकि जो विकलांग लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है उसको कम किया जा सके, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। इस तरह से कार्य भी इसमें किए गए थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है स्वास्थ्य सेवाओं और आवास, यानी इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया गया, उनके जो आवास क्षेत्र के उन्हें अच्छा किया गया, उन्हें ये अच्छी सिचुएशन में लाया गया। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं, समृद्धि व्यक्तित्व को बढ़ावा, यानी समृद्धि व्यक्तित्व को बढ़ावा दिया गया कि हर एक व्यक्ति की जो समृद्धि है, व्यक्तिगत समृद्धि को बढ़ाया गया और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं, समृद्धि समाज में भागीदारी, यानी सभी लोगों की समाज में समान भागीदारी को बढ़ावा दिया गया कि किस तरह से सभी लोग समाज में समान भागीदारी बन सकते हैं और समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और देश का विकास किया जा सकता है, इस बात पर भी जोर दिया गया था। एंड नेक्स्ट आपकी इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, विश्व शिक्षा सम्मेलन डकार की शिक्षा के लिए ये निर्धारित किन्हीं 5 उद्देश्यों के विस्तार को चर्चा कीजिए। यानी विश्व शिक्षा सम्मेलन और जो डकार शिक्षा सम्मेलन था उसमें जो कुछ उद्देश्य थे, निर्धारित उद्देश्य थे, उनके बारे में आपको चर्चा करनी है कि किस प्रकार इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, किस प्रकार इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के जो जीवन था उसको सुलभ बनाने का प्रयास किया। शिक्षा सम्मेलन डकार के 5 उद्देश्य, अब इनके क्या क्या 5 उद्देश्य थे उनको देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की पहुंच, यानी इसके अंतर्गत पहला उद्देश्य यही रखा गया कि सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो विकलांग हो या नॉर्मल हो, दोनों के लिए समान जो हमारी शिक्षा है उसकी जो बुनियादी शिक्षा है, समान शिक्षा और जो बुनियादी शिक्षा होती है यानी प्राइमरी शिक्षा, उसकी पहुंच होनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य रखा गया उच्च गुणवत्ता की और समांतर शिक्षा, यानी उच्च गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा होनी चाहिए और समांतर शिक्षा होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड आपका उद्देश्य रखा गया था व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा
में समावेशन यानी जो व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षक होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, और उस शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए जो हमें व्यावसायिक और पेशेवर बनाने का प्रयास करती है, उस शिक्षा को भी बढ़ावा देना। एंड नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य था वो था शिक्षा के लिए संसाधनों की बेहतर प्रबंधन, यानी शिक्षा के लिए अच्छे संसाधन होने चाहिए, इनके प्रबंधन अच्छे से होने चाहिए ताकि जो शिक्षा के संसाधन है उनकी सुलभता हो सके, उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट है फिफ्थ उद्देश्य, शिक्षा में समाजशास्त्रीय समावेशन, यानी शिक्षा के अंतर्गत समाजशास्त्रीय जो वो समावेशन होता है उसको बढ़ाया गया ताकि जो समाज है उसमें सभी लोगों को शिक्षा दी जा सके और शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट आपकी जो ये चैप्टर है इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है शिक्षा का अर्थ बताते हुए शिक्षा में समावेशन के महत्व की व्याख्या कीजिए, यानी शिक्षा क्या है, पहले आपको शिक्षा का अर्थ बताना है और फिर समावेशन में इसका जो महत्व है उसको स्पष्ट करना है कि किस तरह से समावेशन में शिक्षा का महत्व है। चलिए हम देख लेते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो ज्ञान, विचार, कौशल का अधिग्रहण करने के लिए व्यक्तियों को तैयार करती है, यानी शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हम ज्ञान, विचार और कौशल का ग्रहण करते हैं। आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी तो शिक्षा है जिसमें आप ज्ञान का, मेरे विचारों का, अपने विचारों का और जो कौशल है उसका उसको आप ग्रहण ही तो कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक शिक्षा है जो आप ग्रहण कर रहे हैं, जो आप ज्ञान ले रहे हैं, ये भी तो एक शिक्षा है जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है और आपके द्वारा लिया जा रहा है। ये जीवन को समझने, सोचने और सहयोग से अधिक समृद्धि में योगदान करने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी ये जीवन को समझने में, सोचने में और जो हमारा सहयोग होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है और हमारे जीवन को सुलभ बनाता है। शिक्षा नहीं सिर्फ अकेला ज्ञान का स्रोत है बल्कि यह व्यक्तियों को समाज में सही रूप से समाहित करने, सोचने और क्रियावली में भागीदारी करने में सक्षम प्रदान करता है। यानी ये जो शिक्षा है ये सिर्फ पढ़ने या फिर सोचने में ही हमारी मदद नहीं करता, ये सिर्फ ज्ञान हासिल करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये हमारी सामाजिक जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने में, उसको बढ़ाने में, हमें क्रियान्वय बनाने में, क्या हम कितने क्रियाशील हैं इसको बढ़ावा देने में भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब शिक्षा का जो समावेशन का महत्व है, यानी शिक्षा का समावेशन का क्या महत्व है शिक्षा और समावेशन में, या फिर शिक्षा में समावेशन का जो क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं समृद्धि समाज का निर्माण। अब देखिए कोई भी समाज है जिसमें सभी को समान माना जा रहा है और शिक्षा दी जाती है तो वहाँ का जो समाज है वो समृद्ध होगा। जाहिर सी बात है वहाँ के जो लोग होंगे वो समझदार होंगे, वो समृद्ध होंगे। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सामाजिक समानता। अब देखिए समावेशन को बढ़ावा मिलेगा तो सामाजिक समानता तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी ही, सभी को समान रखा जाएगा। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, यानी इसके अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे दोनों को, यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए भी और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ही रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं विकास के योगदान, यानी अब इसमें विकास का जो योगदान है वो बढ़ जाएगा, विकास की जो स्थितियां हैं वो बढ़ जाएंगी। 5 आप लिख सकते हैं सामाजिक और मानवाधिकारों का समर्थन, यानी इसके अंतर्गत सामाजिक और मानवाधिकार जो होते हैं उन सभी का समर्थन किया जाएगा, उन सभी को बढ़ाया जाएगा। एंड नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं समर्पित शिक्षा वातावरण, यानी एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान है मानते हैं और सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का मौका देता है और सभी व्यक्तियों को एक समान पटल पर लाता है। शिक्षा और समावेशन मिलके ये सारे कार्य ये इन सभी मुद्दों को हासिल कर पाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 1995 और 2016। इसके बारे में अब हम देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इस चैप्टर का विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 और 1995 के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी विकलांग व्यक्ति अधिनियम जो 2016 में आया था और जो 1995 में आया था, इन दोनों के बीच में क्या मुख्य अंतर है आपको यही स्पष्ट करना है। चलिए फिर इसको देख लेते हैं।
आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही चार्ट के रूप में बना सकते हैं या फिर इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें आपका पेज भी भर जाएगा और आपके जो पॉइंट हैं वो अच्छी तरीके से हाईलाइट भी हो जाएंगे और सारे अच्छे से दिख भी पाएंगे। जिसमें आप पहला लिख सकते हैं बिंदु, दूसरा पॉइंट या फिर दूसरा कॉलम आप बना सकते हैं विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 एंड थर्ड कॉलम आप बना सकते हैं विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995। इस तरह से आप कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं विकलांगता की परिभाषा। जो 2016 था उसमें विकलांगता की क्या परिभाषा थी उसको देखते हैं। विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया था। इसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं शामिल थी। यानी जो हमारे 2016 था उसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को रखा गया था। और जब हमारी 1995 था उस समय विकलांगता की क्या परिभाषा थी उसको देख लेते हैं। विकलांगता को एक समिति और स्थिर अवधारणाओं के आधार पर परिभाषित किया गया था। इसमें 7 प्रकार की विकलांगताएं थी, यानी पहले 7 थी फिर बाद में 21 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा। यानी विकलांग व्यक्तियों की क्या परिभाषा थी। 2016 में विकलांग व्यक्तियों की क्या परिभाषा थी उसको देख लेते हैं। विकलांग व्यक्तियों का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी या संचार दोष के कारण सामान्य गतिविधियों में बाधा का सामना करता है, वही व्यक्ति विकलांग है। यानी वो किसी भी कार्य जो शरीर से रिलेटेड हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो या फिर समावेशन हो, जो उस कार्य को करने में कठिनाई महसूस करेगा वो क्या कहलाएगा, वो विकलांग कहलाएगा। लेकिन जो हमारी 1995 थी उसमें विकलांग व्यक्तियों का क्या परिभाषा थी उसको देख लेते हैं। विकलांग व्यक्तियों का अर्थ था कोई भी व्यक्ति जो किसी शरीर या मानसिक दोष के कारण सामान्य गतिविधियों में बाधा का सामना करता हो। यानी इसमें शारीरिक और सामाजिक जो गतिविधियां थी उनको करने में वो अगर असमर्थ है तो वो विकलांग है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं विकलांगता के कारणों का समावेशन। यानी विकलांगता के कौन कौन से कारण थे। 2016 में विकलांगता के कारणों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी और संचार दोषों को शामिल किया गया था। यानी विकलांगता के जो कारण थे उसमें सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी इन सभी को रखा गया था। और 1995 में विकलांगता के कारणों में केवल शारीरिक और मानसिक दोषों को शामिल किया गया था। यानी 1995 में सिर्फ शारीरिक और मानसिक दोषों को रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का विस्तार। अब 2016 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का कैसे विस्तार हुआ। विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आवागमन अवसर और अन्य सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान थे। यानी 2016 में जो विकलांग व्यक्ति थे उनके लिए शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सामाजिक सुरक्षा में, आवागमन में सभी में समान अधिकार प्राप्त थे। और 1995 में विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और कुछ अन्य क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान थे। यानी सिर्फ शिक्षा में, रोजगार में और कुछ अन्य गिने चुने क्षेत्र थे जिनमें उन्हें समान अधिकार थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण। विकलांग व्यक्तियों के लिए जो हमारा 2016 है उसमें 4% का आरक्षण था, लेकिन जो हमारा 1995 का अधिनियम है उसमें 3% का आरक्षण था। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश और मानकों का विकास। यानी जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए दिशा निर्देश और मानकों का विकास हुआ। जो हमारा 2016 था उसमें कौन कौन से थे। विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश और मानकों का विकास किया गया। इन दिशा निर्देशों और मानकों का उपयोग विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशन और सुलभ वातावरण बनाने के लिए किया गया। यानी 2016 में आकर समावेशन को बढ़ावा दिया गया और ऐसे वातावरण की स्थापना करने का प्रयास किया गया जिसमें सभी को समान रखा जाए। और 1995 में विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश और मानकों का विकास नहीं किया गया था। यानी 1995 में ऐसी कोई भी मानक नहीं थी या फिर ऐसे कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र। अब इसके अंतर्गत 2016 में क्या आया, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया। इस तंत्र को उपयोग विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाता था। यानी 2016 में एक शिकायत दर्ज करने का भी प्रावधान किया गया जिसमें कोई भी
शिकायत को दर्ज करवा सकता था या कोई भी परेशानी हो तो वो शिकायत कर सकता था। 1995 में क्या था, विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई भी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना नहीं थी। यानी 1995 में कोई भी ऐसा तंत्र नहीं था जिसमें कोई भी शिकायत कर सके या कोई भी शिकायत का परिणाम उनसे मिल सके। ऐसा कुछ भी नहीं था 1995 में, लेकिन 2016 में ये लाया गया था ताकि विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनको बढ़ाया जा सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जा सके। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके इस चैप्टर में से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में किए गए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी 2016 में जो किए गए प्रावधान थे, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 में जो प्रावधान किए गए थे उन पर आपको विचार करना। PWD 2016 के प्रमुख प्रावधान, यानी जो हमारा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 था उसके कुछ प्रमुख प्रावधान दे रखे हैं, जिसमें पहला प्रावधान है मान्यता प्राप्त 21 अक्षमताएं। यानी मान्यता प्राप्त 21 अक्षमताओं को रखा गया क्योंकि 2016 में 21 अक्षमताओं को मान्यता प्रदान की गई थी और उससे पहले सिर्फ 7 ऐसी अक्षमताएं थी जिन्हें मान्यता प्राप्त थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं शिक्षा में आरक्षण, यानी शिक्षा का जो आरक्षण था वो बढ़ा दिया गया। पहले 3% था, उसे 4% कर दिया गया था। नेक्स्ट है मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी बच्चों को ताकि उनकी जो शिक्षा है उसको अच्छा बनाया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके। आरंभिक रोजगार, यानी कुछ क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया गया ताकि जो रोजगार है उसके क्षेत्रों को बढ़ाया जा सके। विकलांगता का प्रतिशत, यानी जो हमारी विकलांगता है उसके प्रतिशत में बढ़ोतरी की गई। पहले कम था लेकिन बाद में उसे बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दंडात्मक प्रावधान। पहले 1995 में दंडात्मक प्रावधान नहीं था, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, लेकिन 2016 में दंडात्मक प्रावधान था। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की संरक्षणता, यानी जो भी मानसिक रूप से बीमार थे उन्हें भी विकलांगता की श्रेणी में रखा गया और उनकी संरक्षणता पर भी बल दिया गया। और अन्य अधिकार भी शामिल थे, यानी और भी अधिकार थे जो शामिल थे इसमें। एंड नेक्स्ट इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 1995 में किए गए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में जो किए गए प्रावधान थे उनका वर्णन करना है। PWD अधिनियम 1995 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके जो प्रावधान थे वो कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप पहले में लिख सकते हैं निशक्तता की रोकथाम और पता लगाना, यानी जो हमारा विकलांगता है उसकी रोकथाम पर इसने बल दिया और उसकी जल्दी से जल्दी पता लगाना और किस तरह से उसे रोका जाए इस बात पर बल दिया गया था, जो कि सेक्शन 1 से 4 के अंतर्गत आता है। फिर था हमारा शिक्षा, यानी इसमें हमारी शिक्षा पर भी बल दिया गया था, शिक्षा को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया था, जो हमारा सेक्शन 5 से 11 तक में आता है। नेक्स्ट है हमारा रोजगार, यानी इसमें भी रोजगार पर बल दिया गया था ताकि रोजगार को बढ़ाया जा सके और जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें भी आगे लाया जा सके, और इसके बारे में सेक्शन 32 से 34 तक कहा गया था। फिर है हमारा सामाजिक सुरक्षा, यानी जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं उनको समाज में सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, समाज में उन्हें समान रखा जाना चाहिए, जिसके बारे में सेक्शन 21, 22 और 47 में कहा गया था। एंड नेक्स्ट है हमारा भेदभाव निवारण, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव करता हुआ या फिर शिकायत पहुंचती है तो उस पर दंडात्मक प्रावधान किया गया था, जिसके बारे में हमारे सेक्शन 21 और 47 के अंतर्गत बताया गया है। फिर है हमारा शिकायत निवारण, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी शिकायत है तो वो जाकर अधिनियम के पास उसे दर्ज करवा सकता है या फिर उसके निवारण के लिए अपील कर सकता है। ये चीज़ हमारी सेक्शन 46 में दी गई है या 46 में कहा गया। एंड नेक्स्ट है हमारा सामूहिक प्रतिष्ठान, यानी सामूहिक प्रतिष्ठान को भी बढ़ाया गया, जिसके बारे में सेक्शन 41 से 46 के अंतर्गत कहा गया है। आई होप आपको इस चैप्टर के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम दे रखा है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 और विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 2000। इसके जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं अब हम उनको देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा इस चैप्टर में से, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के किए गए प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी उसके जो प्रमुख प्रावधान थे उनके बारे में आपको बताना है। आप इसमें पहला लिख सकते हैं पहचान और रोकथाम, यानी सबसे पहले जो विकलांगता है उसकी पहचान करना और उसको रोकथाम करना। गर्भावस्था के दौरान और बाद में विकलांगता की रोकथाम के लिए जागरूकता और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी गर्भावस्था के दौरान और बाद में जो विकलांगता हो जाती हैं उनकी रोकथाम और उनकी जागरूकता को बढ़ाया गया और उनके उपायों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं बाधा मुक्त वातावरण, यानी एक ऐसा वातावरण की स्थापना की गई जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए जो बाधा हैं वो कम हो सकें। सार्वजनिक स्थलों, भवनों, पार्कों और परिवहन प्रणालियों को बाधा मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। यानी जो सार्वजनिक स्थल होते हैं जहाँ सभी, जैसे कि पार्क वगैरह हो गए, भवन, पार्क, ये सारे जो परिवहन की ये जो हमारी चीज़ें हो गई जैसे कि गाड़ी वगैरह, बस वगैरह, इनको बाधा मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं विकलांग बच्चे। विकलांग बच्चों के लिए विशेष पुनर्वास सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का वादा किया गया। यानी उनकी स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और जितनी भी हमारी सुरक्षा वगैरह होती है इनको बढ़ावा देने के लिए इनका वादा किया गया कि हाँ इनमें सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं विकलांग महिलाएं। विकलांग महिलाओं के लिए शोषण के खिलाफ सुरक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम चलाती हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा करती हैं। यानी विकलांग महिलाओं के लिए भी जो शोषण के खिलाफ उनकी जो सुरक्षा थी, उनके जो कार्यक्रम थे उनको चलाया गया ताकि उनके जीवन में जो उन समस्याएं हैं उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रमाणन। विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सरकार सुलभ और विकलांगजन अनुकूल प्रक्रिया सुनिश्चित करने आदान प्रदान है। यानी प्रमाणन जो पत्र होता है कि हाँ आप लोग विकलांग हैं, इस चीज़ का जो प्रमाण पत्र होता है उसको सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं अनुसंधान और विकास। विकलांगता के क्षेत्र के अनुसंधान और विकास की गुंजाइश, समर्थन और सहयोग के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ है। यानी इसके अंतर्गत जो अनुसंधान और विकास था उसको बढ़ाने के लिए जो गुंजाइश थी, समर्थन थे, सहयोग थे और सामाजिक, आर्थिक जो सहयोग होते हैं, सांस्कृतिक सहयोग होते हैं, इन सभी सहयोगों को बढ़ाया गया ताकि समाज में सहयोग को बढ़ाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा विकलांग व्यक्ति और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए बेरोजगारी भत्ता और विकलांगता पेंशन प्रदान करने का प्रबंधन है। यानी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया और जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए बेरोजगारी भत्ता और विकलांगता पेंशन दी जाती है ताकि उनका जो जीवन है वो सुलभ तरीके से कट जाए, उन्हें कोई परेशानी की या फिर कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसीलिए सरकार द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता या फिर पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। गैर सरकारी संगठनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। यानी जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो हमारे एनजीओज वगैरह होते हैं, वो भी विकलांग व्यक्तियों की को सेवा प्रदान करते हैं और विकलांग व्यक्तियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। एंड यहाँ आपकी जो पूरी होल बुक है उसके सारे ही क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं और यहाँ आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है। एंड फॉर मोर और हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनकी सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉगर, इन सभी के साथ में जुड़ सकते हैं। एंड फॉर मोर स्टडी आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी TUSOL को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको फ्री में प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और इसकी वजह से आपको फ्री क्वेश्चन पेपर और बहुत सारी जो आपके नोट्स हैं वो भी इजीली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और यहाँ आप अपने नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्टडी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। चलिए, आई होप आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।